Hello, aspirants, and welcome back to our channel. Let's have the Hindu analysis dated 30th October 2021. So, let's start with today's discussion. The first article states US to deepen relations with Taiwan. Here, US as a country has taken an initiative to make their economic political relations with Taiwan more stronger and tackle the problems or tackle the objectives or motives of China in Taiwan. So it is basically speaking that along making our relation good with Taiwan will also help Taiwan to get rid of we can say to get rid or we can say to help them the problems with China's motive in Taiwan. Actively working on the new areas. What are the different areas on which they are ready to work with Taiwan? So it is cooperation, cyber security, supply chain, etc. सो हैविंग अ प्रॉपर कोऑपरेशन, प्रॉपर सप्लाई चेन के ऊपर भी उनका डिस्कशन हुआ है. देन साइबर सिक्योरिटी जो आजकल बहुत ज़्यादा है. साइबर सिक्योरिटी की अगर हम बात करें, आप लोग ने शेडो पैड का नाम सुना होगा. सो ये सब ऐसे साइबर फर्म्स है. जैसे पेगासस हमने देखा था कि इजराइल का था. सिमिलर कंटेक्स्ट में शेडो पैड जो है वो यूएस चाइना का है. सो ये सब का जो टैकल करने के लिए यूएस और ताइवान हैड अ रीसेंट मीटिंग. The US wants to deepen its relation with Taiwan. ताइवान इट इज़ अ सेल्फ रूल्ड आइलैंड. जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है, दो चाइना ये क्लेम करता है कि ताइवान हमारा ही पार्ट है, बट ताइवान ने हमेशा से बोला कि वी आर एन इंडिपेंडेंट कंट्री, दो वी हैव मोर इन्वेस्टमेंट्स फ्रॉम चाइना, बट वी कांट से दैट वी आर अंडर देम. So, a self ruled island that has become a major point of conflict in the strains of US China relationship. क्योंकि US की अगर हम बात करें तो US wants ताइवान के साथ फ्री डील या फ्री उनके साथ एग्रीमेंट्स और ट्रेड साइन हो. वेरस चाइना हमेशा से क्या रहता है, चाइना का हमेशा से ये मानना है कि इफ़ यू वांट ताइवान के साथ आपको डील करना है तो यू शुड फर्स्ट टॉक टू अस अबाउट इट बिकॉज ताइवान इज़ आ पार्ट. So it has somehow brought strained or a little bit we can say a complicity between the US China relationships, and will work on counter the Beijing's malign influence. Now when it comes to malign, ठीक है, malign influence का सिंपल मतलब अगर मैं आपको बताऊँ तो इसका मतलब ये होता है द evil influence या द evil motives that China has for ताइवान. जस्ट लाइक अगर मैं बात करूँ साउथ चाइना सी, साउथ चाइना सी में भी मैं बोल सकती हूँ चाइना हैज़ अ मैलिंग इन्फ्लुएंस इन साउथ चाइना सी. तो मैलिंग का सिंपल मतलब आप सिर्फ याद रख सकते हो द ईविल और वी कैन से थोड़ा सा सेल्फिश मोटिव्स जो चाइना को है. तो यूएस ने ये भी बात की है कि हम जो चाइना का मैलिंग इन्फ्लुएंस है ताइवान पे उसको भी ख़त्म करने की या कंट्रोल करने के लिए इनिशिएटिव्स लेने को तैयार है. हम उनको काउंटर अटैक करने को तैयार है टू हेल्प ताइवान एज अ कंट्री. So, in a public news conference, Sandra Ondrich, the new director of American Institute in Taiwan, the de facto जो embassy हम बोल सकते जो ambassador हैं वहाँ पर, उन्होंने ये बोला कि they have US really want to deepen their relation with them when it comes to different सेक्टर्स ऑफ फील्ड्स ऑफ ताइवान. क्योंकि ताइवान की अगर हम बात करें, ताइवान और इंडिया का रिलेशन भी क्यों अच्छा है, बिकॉज ऑफ दी कोऑपरेटिव फॉर्म्स, बिकॉज ऑफ दी मैकेनिज्म्स. ठीक है, जो चिप हुए, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिज्म हुए, ये सब की मैन्युफैक्चरिंग ताइवान में बहुत अच्छी है. ठीक है, ताइवान जापान के बाद हम बोल सकते हैं ताइवान इज़ अ कंट्री विच हैज़ अ वेरी गुड मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजीज विद देम व्हेन इट कम्स टू ऑल दी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स. ठीक है, इसी की वजह से इंडिया और ताइवान का रिलेशन भी इतना अच्छा है. सो उस कंटेक्स्ट में दे वांट कि दोनों का प्रॉपर एक सॉलिड सपोर्ट भी हो सके. एंड मिस ऑड्रिक का ये भी मानना है वी आर कमिटेड टू डीपन आवर टाइज विद ताइवान. US supports for Taiwan becomes as a tension between China and is an island that has now the highest decades having harassment. क्योंकि कुछ टाइम पहले हमने देखा था जब चाइना का इंडिपेंडेंस डे मनाया गया था, चाइना ने ताइवान के इकोनॉमिक जोन के अंडर उनके स्पेस क्राफ्ट्स भेजे थे. वहाँ से मतलब
वहाँ पे जाते हुए देखा था, एक नहीं बार बहुत बार ये चीज़ नोटिस किया गया हमने देखा। फिर ये भी नोटिस किया विद इन 6 to 7 मंथ के अंदर 45 टाइम्स ऐसे हुए जिस टाइम पे चाइना ने अपने एयरक्राफ्ट ताइवान के तरफ आने की मतलब भेजा था। सो ये सब हैरेसमेंट से हेल्प करने के लिए भी चाइना ने बोला है कि विल हेल्प ताइवान। चाइना हैज़ नॉट सॉरी यूएस हैज़ सेड कि हम विल हेल्प ताइवान। चाइना हैज़ नॉट रूल आउट फोर्सफुली टू रीयूनिफाई दी ताइवान विच स्प्लिट्स फ्रॉम द मेन लैंड ड्यूरिंग 1949। इसकी हिस्ट्री भी मैंने आपको बताई थी क्यों हुआ था, बिकॉज 1949 में एक सिविल वॉर हुआ था। सिविल वॉर में एक तरफ जो थे वो हमारे कैपिटलिस्ट लोग थे और उनके उनके फॉलोअर्स थे, और एक तरफ पे हमारे जो एक पॉलिटिशियन थे लीडर जिनका नाम कुमराम कुछ तो ऐसे कुमराम नाम था शायद। सो उनके सिविल वॉर के टाइम पर कुमराम हार गए, जिसके वजह से वो जो कैपिटलिस्ट लोग थे उन्होंने उनको और उनके जो फॉलोअर्स थे उनको वहाँ से निकाल के जो ये आइलैंड था जिसको आज के टाइम हम ताइवान बोलते हैं वहाँ पर भिजवा दिया था। सो उस टाइम से वो लोगों ने वहीं पे रहा एंड वहाँ पे अपनी डिसेंडेंस चालू की, जिसको उन्होंने बाद में जाके ताइवान का नाम दिया। इसकी वजह से चाइना क्लेम करता है कि ये लोग तो हमारे में से ही निकल के आए, इसके लिए ये जगह भी हमारा है, ये लोग भी हमारे हैं, ये हमारे हिसाब से काम करेंगे। नाउ द पॉइंट दैट इज इंक्लूडेड इन दिस आर्टिकल इज द मालिंग PRC इन्फ्लुएंस। PRC पीपल्स रिपब्लिक चाइना, तो जो ईविल इन्फ्लुएंस है चाइना का उस जगह पर। वी आर गोइंग टू कंटिन्यू टू एडवांस द ग्लोबल एंड रीजनल गोल्स ऑफ द Biden's administration, including countering the evils of PRC influence, recovering from the devastating impacts of the pandemic, addressing the threats of climate change. So cooperation supply cyber के सिक्योरिटी के साथ है, वो लोग क्लाइमेट चेंज के रिलेटेड भी उनके साथ डील करेंगे या उनकी मदद करेंगे। क्लाइमेट चेंज के साथ पैंडमिक का जो इम्पैक्ट हुआ है उससे रिकवरी होने में उसमें ताइवान की मदद करेंगे, अकॉर्डिंग टू द एम्बेसडर ऑफ यूएसए जो ताइवान में है। Washington has supported Taiwan with arms sales to boost the island's ability to defend itself, and also routinely navigates the water around the island, which is called freedom of operation movement. freedom of operation movement कहाँ पे हो सकता है, तो मैंने आपको बताया था फॉर एग्जाम्पल ये इंडिया का ईस्टर्न पार्ट है, ठीक है। सो इंडिया के ईस्टर्न पार्ट में 200 नॉटिकल माइल्स, फिर 400 नॉटिकल माइल्स। तो ये जो 200 नॉटिकल माइल्स जो है इसको हम इकोनॉमिक जोन बोलते हैं, कंट्रीज इकोनॉमिक जोन, जो कि इस जोन में जो है कंट्री मतलब इंडिया एज अ कंट्री यहाँ पर अपने कोई भी डिफेंस मैकेनिज्म्स शिप्स ला सकता है, ठीक है। कोई भी दूसरी कंट्री, जैसे हमने एक बार नोटिस किया, एक नहीं बहुत बार नोटिस किया है कि चाइना के मूवमेंट के टाइम चाइना ने इकोनॉमिक जोन में एंटर किया, विच इज़ नॉट अलाउड, ठीक है। जो हमारी जोन है, फिर इंटरनेशनल जोन होता है, इकोनॉमिक जोन होता है। सो ऐसे डिविजन्स किए गए हैं। तो ये नोटिस किया गया था चाइना कितने बार कोशिश सिर्फ एयर से नहीं बट वाटर के थ्रू भी एंटर करने की कोशिश करता है ताइवान में। तो टू स्टॉप दैट थिंग ऑल्सो यूएस ने उनको प्रॉपर मैकेनिज्म, डिफेंस मैकेनिज्म दिया है, so that they can make themselves more powerful and independent. US Secretary of the State and Antony Blinken to the Tuesday called another members of US to support the Taipa's independent participation in international organization for transportation, health, climate change, culture and एजुकेशन। सो समहाउ वी कैन से कि ये जो मूव उनका लिया गया है टू काउंटर अटैक चाइना हम बोल सकते हैं, या चाइना के अगेंस्ट, चाइना के जो मेजर इन्फ्लुएंसिंग कंट्रीज है उसको अपने अंडर लाने के लिए भी बोल सकते हैं कि यूएस ने ये एक्शन लिया है। बट समहाउ इट इज़ बेनिफिटिंग ताइवान, हमको वो एज अ पॉजिटिव कंसर्न में याद रखना चाहिए। नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल। द नेक्स्ट आर्टिकल स्टेट्स ensure Afghan soil is not used for terror, US India tells तालिबान। सो हुआ क्या है, यूएस और इंडिया की जो अभी रिसेंट मीटिंग्स हुई हैं बहुत सारी, जिस मीटिंग में ये लोग ने व्हेन दे केम टू अ टॉपिक ऑफ काउंटरिंग द टेररिज्म और काउंटिंग द टेरर अटैक्स, तो उसमें ये लोग ने बोला कि विल मेक इट पॉसिबल कि अफ़गानिस्तान की जो ज़मीन है या अफ़गानिस्तान एज अ कंट्री को हम टेरर पॉइंट नहीं बनाएंगे या टेरर सेंटर नहीं बनाएंगे, जिसकी वजह से उन्होंने तालिबान से भी कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की। उन्होंने ये चीज़ बताई कि ये ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सो बोथ साइड अग्रीज टू कंटिन्यू कंसल्टेशन ऑन अफगान इशू।
India and US have called the Taliban to ensure Afghanistan is not used as safe haven for terrorism. As official of both the countries concluded their dialogues on counter terror to expand their cooperation to combat it. सब जब ये बात आई कि हाउ कैन वी कॉम्बैट टेररिज्म, सो हमें पता है ऑल ओवर द वर्ल्ड देयर आर सम ऑफ द कंट्रीज जो टेररिज्म प्रमोट करती है या जो इस चीज़ों को एक सेंटर पॉइंट है. सो यूएस इंडिया के डायलॉग में ये चीज़ डिसाइड हुआ था कि कम से कम विल ट्राई कि जो चीज़ मतलब अफ़गान में चालू ना हो, ये चीज़ जहाँ पर है विल टैकल देम, बट एटलीस्ट जो चीज़ शायद शुरुआत हो सकती है उसको हम ख़त्म कर सके. So the Indian and US side also called for the concentrated actions against all the terror, including the UN Security Council such as Lashkar-e-Taiba, Jaish-e-Mohammed joint statement were discussed in the meeting. तो मैंने जैसे बोला, जैसे अभी अफ़गान हम कंसिडर कर सकते हैं कि अफ़गानिस्तान ऐसी जगह है जहाँ पर पहले ये सब नहीं था उस लेवल पर, बट अभी शायद होते होते वो बढ़ सकता है, तो उसको कंट्रोल करने की बात की गई है. Reaffirming the counter-terrorism cooperation as an important pillar under US-India Comprehensive Global Strategic Partnership. किस मीटिंग के अंदर या किस समिट के अंदर ये चीज़ डिस्कस की है? दैट इज़ US-India Comprehensive Global स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप के अंदर ये प्लेज किया गया है कि दोनों ही कंट्रीज़ जो हैं फर्दर कॉपरेशन ऑन लॉ, फिर एक्सचेंज ऑफ बेस्ट प्रैक्टिसेस पे डिस्कस करेंगे, जिसमें कि टेररिज्म भी एक पार्ट है. हाउ टू काउंटर द टेररिज्म, ये चैलेंज को हम कैसे टैकल करें. ड्यूरिंग द मीटिंग एक्चुअली हुआ था 26 अक्टूबर एंड 27 अक्टूबर को. इस मीटिंग के टाइम पर दोनों ही कंट्रीज़ ने डिसाइड किया कि दे विल फाइट बैक अगेंस्ट इट, जिसमें कि उन्होंने तालिबान को भी कॉल किया था. दे कॉल्ड मतलब उनसे डिस्कशन किया था कि तालिबान को ये चीज़ बोला कि आप ये इंश्योर करो कि अफ़गानिस्तान जो है एक सेंटर पॉइंट ना बने टेररिज्म का. So, US-India statement, two countries strongly condemned that any use of terrorism, proximate or cross-border terrorism in all the form, and called for the perpetrators of 26/11 Mumbai attack to brought to justice. उसी के साथ अगर हम बात करें यूएन रेजोल्यूशन 2021 में जो आया था, उसमें ये पॉइंट भी इंक्लूड करने की बात की है कि अफ़गान को ऐसा ना बनाए कि वो एक थ्रेट या फिर टेरर अटैक या दूसरे कंट्रीज़ के लिए वो थ्रेट बन पाए. सो ना ही टेररिज्म बट स्मगलिंग हो गया, देन ये नारकोटिक्स के यूज़ हो गए, ये सब को या इलीगल ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑल द थिंग्स शुड नॉट बी डन इन अफ़गानिस्तान. उसके रिलेटेड करेंटली इंडिया यूएस ने बात की है उनके वन ऑफ द पार्टनरशिप समिट के अंडर. नाउ विल मूव टू नेक्स्ट आर्टिकल. Modi holds talk with top EU, that is यूरोपियन यूनियन लीडर्स. ये कट हो गया यहाँ पे लीडर्स. सो कुछ टाइम पहले जब हम क्लाइमेट के रिलेटेड बात कर रहे थे, हमने ये देखा था कि यूके हो गया, यूएस हो गया, ठीक है, ये सब जगह से कहीं ना कहीं डिप्लोमेट्स आए थे डिस्कशंस के लिए. उसके अलावा मिस्टर नरेंद्र मोदी जो हमारे पीएम है वो रिसेंटली G20 के समिट मीट अटेंड करने के लिए गए थे, हमने वो भी देखा था. सो मीट के बाद ये चीज़ निकला था कि सब ने रीट्वीट किए, लीडर्स ने बताया कि ये मीटिंग बहुत सक्सेसफुल था, बहुत सारी चीज़ें इन्होंने डिस्कस की जो कि यूरोपियन यूनियन लीडर्स और इंडिया के बीच में होगी, एंड इट विल हेल्प फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया. सो किस किस चीज़ को इन्वॉल्व किया था उन्होंने वो भी इसमें बताया है, जैसे कि कोविड-19 के पैंडमिक सिचुएशन के बाद कैसे रिकवर कर सकते हैं. ट्रेड के रिलेटेड बात किया उन्होंने, ट्रेड के साथ सिक्योरिटी रिलेशन को भी कंसिडर किया, ठीक है, और ये सब चीज़ को डिस्कस किया गया था. प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन फ्राइडे हेल्ड द वाइड रेंजिंग टॉक्स विद द टॉप लीडर्स ऑफ यूरोपियन यूनियन ड्यूरिंग द टू साइड डिस्कशन विच शोड द इंडिया एंड यूरोपियन यूनियंस लीडरशिप ऑफ फ्रेंडशिप, जहाँ पे ये सब के साथ कल्चर और एनवायरनमेंट को भी इंक्लूड किया गया था. ये सभी टॉपिक पे दोनों ही पार्टीज़ ने बात की है. प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हु अराइव्ड अर्लियर द G20 के मीटिंग में जब अराइव किए थे उसी टाइम पे जहाँ पे जो रोम में हुआ था, एंड उन्होंने ये चीज़ बोला कि इट वाज अ वेरी एक तरह से हम बात कर सकते प्रोडक्टिव इंटरेक्शन था दोनों ही के बीच में. उसी के साथ जब वो वापस आए तो उन्होंने ये रीट्वीट भी किया था कि वी हैड अ वंडरफुल मीटिंग, जिसमें कि ये लोग ने, क्योंकि
इंडिया और ईयू का रिलेशन अच्छा होना मतलब इंडिया के लिए ये चीज़ पॉइंट अच्छा होना। इंडिया विल हैव अ बैकअप ऑफ वेरी स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी, ठीक है। यूरोपियन यूनियन के मेंबर्स उनको सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब हाफ ऑफ द वर्ल्ड उनको सपोर्ट कर रहा है। एंड वेन एवर अगर ऐसा कुछ सिचुएशन रहेगा तो दे विल बी आस्क फॉर अस, इफ़ वी नीड हेल्प तो दे विल बी देयर फॉर अस। So, in a tweet, European Council President Michael said, India has a key role to play in a green transition. हमने ये नोटिस किया था जैसे कि यूके ने ये भी बोला था कि इंडिया का इंडो पैसिफिक रीजन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। सेम तरीके में उन्होंने ये भी बताया कि इंडिया का की रोल है ग्रीन मतलब एनवायरनमेंट के रिलेटेड, ये एनवायरनमेंट ट्रांजिशन के रिलेटेड। वी ऑल्सो डिस्कस ग्लोबल हेल्थ एंड फाइटिंग द पैंडमिक सिचुएशन in the strategic partnership situations with Afghanistan, Indo-Pacific, China creating tension, ये सभी चीज़ को उन्होंने ये मीटिंग में कंसिडर किया गया था। So after their meeting, Ministries of External Affairs spokesperson Arindam Bagchi said that number of key issues were discussed. An executive discussion covering the trade and investment, global regional development were retweeted and were discussed here. जिसमें कि उन्होंने कहीं ना कहीं एक रोड मैप बनाया है या रोड मैप की बात की है बाय 2025 कि 2025 तक आते आते इंडिया का क्या सिचुएशन होगा या इंडिया किस स्टेज पे पहुंचेगा। So in a press release, the Ministry of External Affairs stated that they recalled their productive virtual engagement in the form of India EU leaders meeting, जिसको EU27 भी बोला गया है, मई में ही हुआ था। और उसके साथ ही हमारा पिछले मतलब 2-3 साल से ये चीज़ नोटिस की है कि हमारा रिलेशन अच्छे होने की कोशिश की कर रहे हैं व्हेन इट कम्स टू यूरोपियन यूनियन एज अ मेंबर और एज अ पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन। सो बहुत सारी चीज़ें इसके रिलेटेड डिस्कस की है। देखते हैं कितने हद तक ये इम्प्लीमेंट होता है, कितने हद तक ये डील्स क्लियरली हेल्प करती है इंडिया को। नेक्स्ट आर्टिकल इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में है, इंडिया के लॉज के कॉन्टेक्स्ट में है। ये चीज़ बोला गया है कि UIDAI सीक्स इंडिम्निटी फ्रॉम डेटा बेस। सिंपली स्पीकिंग इसके बैकग्राउंड अगर मैं बताऊं तो ये चीज़ बोला जा रहा है कि जो हमारे आधार प्राइवेसी को रिलेटेड हमने देखा था 2019 में कुछ इश्यूज़ हुए थे, तो वो इशू को सॉल्व करने के लिए हमने प्रॉपर 2019 में आधार एक्ट लाया, जिसने बहुत सारी चीज़ें चेंजेस की आधार कार्ड्स को लेकर और इंडियन सिटीजन्स को लेकर। तो ये चीज़ आधार के ऑफिशियल्स का ये बोलना है कि अथॉरिटीज़ का ये बोलना है कि अगर आप डेटा बिल को भी आधार के साथ लिंक करोगे, इसका सिंपल मतलब होगा कि एक ही काम के लिए आप दो अलग अलग रूल्स बना रहे हैं जो सेम तरीके का काम करेगा। तो इट्स बेटर आप आधार प्रोटेक्शन बिल को डेटा प्रोटेक्शन बिल को आधार के साथ ना जोड़ो। आधार के लिए आधार का प्रॉपर एक एक्ट है, उसके ऊपर से उसको फंक्शन करने दो एंड दोनों की फंक्शनिंग अलग अलग रखो। अगर आप एक साथ रखोगे तो इट विल लीड टू माल फंक्शनिंग, क्योंकि 2 लॉज है, दोनों के सेम मतलब है, काम सेम है, तो 2 लॉ रख के फ़ायदा क्या। It was an implementation of Aadhaar that first triggered the data privacy debate. ऑब्वियसली मैंने जैसे बताया 2019 से ये इशू चल रहा है, क्योंकि हमने नोटिस किया था कि आधार कार्ड के थ्रू सारी इन्फॉर्मेशन लीक हो रही है, एक इंसान की प्राइवेसी जा रही थी। सो वो चीज़ को ख़त्म करने के लिए हमने आधार एक्ट लाया था, जिसमें हमारी प्राइवेसी को सिक्योर करने की बात की थी। इन सिमिलर कॉन्टेक्स्ट में कुछ दिन पहले भी देखा था डेटा प्रोटेक्शन बिल भी उसी रिलेटेड आया है। वो अलग बात है कि उसका स्टार्ट किसी और जगह से हुआ है, बट वो भी इसी रीज़न से आया ताकि आप लोगों की इन्फॉर्मेशन कंजर्व कर सको, सिक्योर कर सको। तो उनका ये मानना है कि जब चालू जिस चीज़ से हुआ उसके लिए आप अगर आप एक एक्ट ला ही चुके हो तो इसको उसके साथ क्यों साथ में ला रहे हो। सो UIDAI का सिंपल मतलब है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया का ये मानना है, उन्होंने ये बोला है कि आप हमें ये जो डेटा प्रोटेक्शन बिल है उससे अलग रखो या वो चीज़ से अलग रखो, क्योंकि हमारी जो बिल 2019 में आई थी वो हमें उतना हक दे रहा है फंक्शनिंग के लिए, और अगर आप दोनों को साथ में लाओगे तो इट विल क्लियरली बी स्टेटेड एज अ डुप्लिसिटी ऑफ लॉ। डुप्लिसिटी ऑफ लॉ का सिंपल मतलब क्या, एक ही के रिलेटेड आप दो लॉ ला रहे हो जो सेम काम कर रहा है। Ironically, it was making Aadhaar compulsory for making the service including banks,
ठीक है। तो ये चीज़ को सॉल्व करने के जो इनिशिएटिव लिया था वो बताया गया है। वेरएज़ अगर हम लोग पर्सनल डेटा की बात करें, पर्सनल डेटा बिल भी उसी टाइम पर आया था। उसका सेक्शन 35 ये चीज़ बोलता है कि लोगों की सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया बहुत ज़रूरी है। सो पब्लिक ऑर्डर, फ्रेंडशिप हमारा रखना ज़रूरी है, एंड उसके रिलेटेड था। अब इस आर्टिकल को क्लियरली समझाने के लिए मैं एक चीज़ कर सकती हूँ कि आप लोग को UIDAI में अंदर क्या बताया था वो आपको बता देती हूँ, और डेटा प्रोटेक्शन बिल क्या बोलता है वो बता देती हूँ। देन आपके लिए कहीं ना कहीं खुद ही आसान होगा दोनों को बाइफरकेट करना कि दोनों में एक्चुअल डिफरेंसेस है क्या। ठीक है। सो आधार के रिलेटेड जो लॉ जो आया था बिल, ठीक है, वो बिल प्रॉपर अगर हम बात करें उसी के साथ और 2-3 बिल आए थे 2018 में। ठीक है। तो उस ऐसे एग्जिस्टिंग 3 लॉज पर 2018 में बिल आया था, जिसमें से एक हमारा आधार का था, एक हमारा टेलीग्राफ का था 1885, और एक था प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। वो सब चीज़ों को मॉडिफाई करके एक ही बिल लाया जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में जजमेंट दिया कि आप आधार को जो है यूज़ जो है वो मतलब स्कीम्स के थ्रू लोगों को बोलोगे कि वो सब रखें, और उसकी प्रॉपर जो फंडिंग है वो हमारा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से आएगा। तो और सारे ही प्राइवेट कंपनीज को बोलो कि प्रॉपर आधार और ये ऑथेंटिफिकेशन होनी चाहिए। सो ये प्रोविज़न के हिसाब से क्या हुआ, ये जो प्रोविज़न हुआ था, सबसे पहले सबको एनरोलमेंट कंपलसरी कर दिया। ठीक है। बच्चों को भी परमिट किया कि वो लोग अपना आधार ला सकते हैं। वो अलग बात है 18 के बाद आप उसको चेंज करवा लो जो करवाना है, बट बच्चों की भी प्रॉपर एनरोलमेंट होनी चाहिए, ये चेंज लाया। दूसरा, ऑफलाइन वेरिफिकेशन वॉज इंक्लूडेड इन इट। ऑफलाइन वेरिफिकेशन मतलब का सिंपल बात अगर बात करूँ कि एज पर दी एक्ट आधार नंबर जो है इलेक्ट्रॉनिक मतलब जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक ऑथेंटिकेशन के बिना पहले नहीं हो सकते थे। सो अभी आप ऑफलाइन जाके भी उसको क्लियरली वेरीफाई करवा सकते हो। वर्चुअल आईडी, वर्चुअल आईडी में जो 16 डिजिट जो हमारा है, वर्चुअली भी अगर आप वो नंबर्स बोलोगे तो आपके बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन उनको आ जाएगा। तो ये वर्चुअल आईडी में इंक्लूड किया गया था। ठीक है। उसके बाद द राइट ऑफ हियरिंग बिफोर द डिस्क्लोजर ऑर्डर। सो द बिल स्टेट दैट होल्डर्स ऑफ द आधार नंबर शुड बी हर्ड बिफोर इशूइंग एन ऑन ऑर्डर। क्योंकि जब ये इश्यूज़ हुए थे तो उनके मतलब उनके जो एक्चुअल प्रॉब्लम्स है वो नहीं सुना गया, बट एक चीज़ अलग सिनारियो बन गई थी। तो ये चीज़ डाला गया था कि वो जो इंसान को जो प्रॉब्लम है उसकी और पहले प्रॉब्लम पूरी सुन लो, क्या दिक्कत है, एंड देन आप अपना ऑर्डर दे सकते हो। ठीक है। फिर सिविल पेनल्टीज़, सिविल पेनल्टीज़ क्या है कि अगर किसी का भी आप आधार इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज करते पकड़े गए हो, या किसी के इन्फॉर्मेशन आप शेयर करते, कॉन्फिडेंशियल डेटा शेयर करते पकड़े गए हो, तो आपके अगेंस्ट जो है पेनल्टी लगेगा। अप्रॉक्स मैक्स टू मैक्स पेनल्टी 1 करोड़ तक जाएगा। फिर एक चेंज इसमें लाया गया था, दैट वाज कि सेक्शन 57 को ऑमिट कर दिया गया था, क्योंकि सेक्शन 57 इट परमिटेड द प्राइवेट एंटिटीज़ टू यूज़ आधार नंबर। ये इशू इसी वजह से तो उठा था कि आधार नंबर जो है प्राइवेट एंटिटीज़ के पास था, वो लोग को सारे इन्फॉर्मेशन यूज़ कर रहे थे। सो सेक्शन 57 जो प्राइवेट एंटिटीज़ को हक देता था कि वो किसी के भी आधार नंबर्स रख सकते हैं, उसको बैन कर दिया गया, उसको ऑमिट कर दिया गया कि बिफोर उस पर्सन की ऑथेंटिकेशन के बिना आप उसको नहीं यूज़ कर सकते हो, ना ही कर सकते हो, ना अगर करोगे तो आपके अगेंस्ट ऑब्वियसली केस या पेनल्टीज़ लगेंगे। ठीक है। और इसके साथ बैंक अकाउंट एंड आधार का एक्सचेंज कर दिया गया, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग के कंटेक्स्ट में जो था ये चीज़ लाई गई थी। मनी लॉन्ड्रिंग क्यों हम बोल सकते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग इसके लिए बोल सकते हैं क्योंकि आधार नंबर नहीं, अगर अभी जैसे अगर आप जाओगे किधर भी अपना बैंक अकाउंट खोलने के लिए तो आपका आधार इज़ कंपलसरी। ठीक है। सो अगर मनी लॉन्ड्रिंग में कभी आधार ऐसा हो रहा है कि पहले अगर आधार नहीं था तो एक ही इंसान अलग अलग नाम से करता था। ठीक है। अब अगर आपका आधार रहेगा तो एक इंसान इतने सारे अकाउंट्स नहीं खोलेगा, और मनी अगर लॉन्ड्रिंग हो भी रही है तो वो इंसान पकड़ा जाएगा, बिकॉज दे हैव अ प्रॉपर डेटा बिकॉज ऑफ द आधार, एक प्रॉपर वेरिफिकेशन उनको मिल पाएगा। और दूसरा जो था, ये एक चीज़ इंक्लूड की गई थी, दैट वाज UIDAI फंड, कि जितने भी यूए जो इसकी रेवेन्यूज़ हैं जो भी चाहिए होगा वो कलेक्ट करके कंसोलिडेटेड फंड में यूज़ किया गया जाएगा। या फिर आपको अगर किसी चीज़ के लिए पैसे चाहिए होंगे, हमारे इस बॉडी को अगर पैसे चाहिए होंगे, तो हमारा कंसोलिडेटेड फंड डायरेक्टली UIDAI फंड के अंदर डालेगा, तो आप उसको यूज़ कर सकते हो। सो ये सब चेंजेस लाया गया था हमारे 2018 में।
ठीक है, 2018 के अमेंडमेंट में। अभी सेम चीज़ अगर मैं आपको अभी डेटा प्रोटेक्शन बिल के बारे में बताऊंगी, वो भी यही चीज़ें बता रहा है, हाउ टू प्रोटेक्ट वंस इंफॉर्मेशन। ठीक है, ये बिल की बात करें तो हमारे जस्टिस श्री कृष्ण के अंडर ये बिल लाया गया था। और बिल की सिग्निफिकेंसी क्या है, कुछ कुछ टर्मिनोलॉजीज इसमें बताए गए थे, ये टर्म्स मैंने आप लोग को पहले भी बताया है। डेटा का मतलब क्या होता है, डेटा एक टर्म उसमें दिया है, डेटा का सिंपल मतलब होता है कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, सो ये डेटा प्राइवेसी में क्या होगा कि आपके डेटा सिक्योर रहेंगे, आपके डेटा रखेंगे, मतलब आपका इंफॉर्मेशन उनके पास रहेगा। दूसरा, ये डेटा जो कलेक्ट किया जाएगा, जिस एंटिटीज़ के थ्रू कलेक्ट किया जाएगा, जिस मेथड से कलेक्ट किया जाएगा, उसको डेटा फिड्यूशरी बोलते हैं। सो जो चीज़ें आपको याद रखनी है, डेटा फिड्यूशरी का मतलब क्या है मैंने ये बताया था, बट फिर भी बताऊंगी। डेटा प्रोसेस का मतलब क्या है, प्रोसेसर का मतलब क्या है। ठीक है, ये दोनों चीज़ मैं आपको बताऊंगी। और एक था टारगेटेड एडवाइजरी। ठीक है, डेटा फिड्यूशरी का मतलब क्या होता है कि अगर सर्विस प्रोवाइडर है जो उसको कलेक्ट कर रहा है, जो स्टोर कर रहा है इंफॉर्मेशन को, तो उस इंसान या उस ओआरजी को हम डेटा फिड्यूशरी बोलेंगे। ठीक है, फिर डेटा ट्रांसफ़र आफ्टर सिक्योरिंग इट, वो प्रॉपर कंट्री बॉर्डर्स के अंडर ही रहेगा, मतलब कि वो इन्फॉर्मेशन कहीं बाहर नहीं जाएगा, तो वो हमारे कंट्री के अंदर ही इन्फॉर्मेशन है, किसी के पास इतना इजीली वो नहीं जाएगा। देन डेटा लोकलाइजेशन। डेटा लोकलाइजेशन मतलब किसी भी फिजिकल डिवाइस में प्रेजेंट रहेगा विद इन द कंट्री एंड इट इज़ नॉट दैट ईजी वो इन्फॉर्मेशन को लीक करना। सो द बिल प्रपोज्ड, क्या बिल प्रपोज किया गया था? सो द बी एन श्री कृष्ण कमिटी ड्राफ्ट हैड रिक्वायर ऑल फिड्यूशरीज टू स्टोर द information in all India personal data which was criticized by the foreign technology। क्योंकि ये जो डेटा बिल है वो क्यों आया था, क्योंकि इंडिया का इंफॉर्मेशन फॉरेन कंपनीज को मिल रहा था। क्योंकि जैसे हम नोटिस करते हैं, आप कभी गूगल पे अमेजोन ओपन करके कुछ चेक करो, एंड अगर आप कभी यूट्यूब भी खोलोगे तो उस पर वो एड्स पॉप आउट होने लगेंगे जो आपने यूज़ किया है। तो वो कैसे हो सकता है? इट इज़ बिकॉज आपके डेटाज बाहर लीक हो रहा है, आपके डेटाज इजीली अवेलेबल हो रहे हैं फॉरेन कंट्रीज़ में। सो डेटा प्रोटेक्शन बिल में क्या बोला, ये फॉरेन की वजह से उठा, फॉरेन कंट्रीज़ के पास इंफॉर्मेशन जा रही थी, तो ये चीज़ को बंद करने के लिए बोला कि जो डेटा फिड्यूशरी डेटा कलेक्ट करेगा वो इंडिया के बाहर नहीं जाएगा या इंडिया के बाहर नहीं यूज़ होगा, क्योंकि वो एक क्रिटिसिज्म बन रहा था इंडिया के मैकेनिज्म के लिए। सो ये डेटा जो है, ये डेटा हमारे 3 पार्ट में डिवाइड हो गया, पर्सनल डेटा, सेंसिटिव डेटा एंड क्रिटिकल डेटा। पर्सनल डेटा कौन से में? पर्सनल डेटा में मेरा जो इन्फॉर्मेशन है, मेरा नाम, मेरा एड्रेस, मेरा नंबर, एवरीथिंग, ये मेरा पर्सनल डेटा हो गया। ठीक है, दूसरा है पर्सनल सेंसिटिव पर्सनल डेटा। ठीक है, सेंसिटिव पर्सनल डेटा में मतलब मैं किस रिलीजन की हूँ, मेरा क्या मतलब, मेरे सारे एलिमेंट्स जो सिर्फ मतलब मुझे दूसरों से अलग बना रहा है। ठीक है, नाम सेम भी हो सकता है। सो पर्सनल डेटा में मेरा जेंडर क्या है, मैं कौन सा रिलेशन फॉलो करती हूँ, फिर मेरे फाइनेंशियल, मेरा हेल्थ, सब कुछ इन्फॉर्मेशन वो मेरा पर्सनल डेटा में आता है। और फिर आता है क्रिटिकल डेटा। ठीक है, क्रिटिकल डेटाज में हमारे डिफेंस को लेकर, मिलिट्री को लेकर सारे इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड है। सो डेटा प्रोटेक्शन बिल क्या करता है, हमारे इन्फॉर्मेशन को दूसरे कंट्रीज तक ना जाए उससे बचाने में मदद करता है। और यूडीआई क्या करता है कि इंडिया में ही किसी और ऑर्गेनाइजेशन को ये हक नहीं दिया है कि वो आपका इन्फॉर्मेशन विदाउट योर ऑथेंटिफिकेशन यूज़ करे। समझ गया? सो काम तो दोनों का सेम ही है। ये चीज़ बोली गई थी कि दोनों को एक ही अंडर ला देंगे, जिसके वजह से यूडीआई के बॉडी ने बोला हम दोनों की फंक्शनिंग्स अलग रखो, दो हमारा काम एक है बट उसको हम दोनों को मिलाओ मत, हमारी एज अ बॉडी अलग फंक्शन करने दो और इनकी एज अ बॉडी डेटा प्रोटेक्शन एक्ट को अलग से चलने दो। सो कभी अगर प्रीलिम्स में स्टेटमेंट आया इसके रिलेटेड तो आपको इजीली वाइफरकेट होना चाहिए कि डेटा बिल किस चीज़ के लिए बनी थी और यूडीआई जो हमारा आधार प्राइवेसी को लेके था वो किस चीज़ के लिए आया था। ठीक है, सो आधार प्राइवेसी इश्यूज़ क्या था वो आपके लिए जानना ज़रूरी है, डेटा प्रोटेक्शन इश्यूज़ क्यों आया था वो भी आपके लिए जानना ज़रूरी है। नाउ विल मूव टू नेक्स्ट आर्टिकल। नेक्स्ट आर्टिकल थोड़ा हमारा आर्ट एंड कल्चर के हिसाब से इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अभी रिसेंटली जैसे कि दीपावली आ रही है, सो हमारी राजा रवि वर्मा के कुछ कुछ वर्क्स हैं जो एग्जीबिशंस में दिखाए गए हैं, और ये एग्जीबिशंस में जो पेंटिंग्स या जो चीज़ें एग्जिबिट की जा रही है उसके बारे में बताया गया है। So with Diwali around the corner, it is a time to bring gods home. What better way to celebrate
then investing in the Raja Ravi Verma's masterpiece. More than a century after his demise, his works continue to attract the atheists and devotees. Approximately 100 years हो चुके हैं, बट नाउ ऑल्सो उनके वर्क्स जो है अप्रिशिएट किए जाते हैं, ना ही इंडिया में बट ऑल ओवर दी वर्ल्ड में. So it was inspired by her मदर रूबिका चावला. नोटेड द आर्ट एग्जिबिट, जो जिन्होंने ये चीज़ करवाई है, जिनका नाम है मृणालिनी चावला, जिन्होंने ये आर्ट एग्जीबिशन करवाया है. ठीक है, उन्होंने एक बहुत अच्छी बुक भी लिखी है राजा रवि वर्मा के ऊपर, जिस बुक का नाम है राजा रवि वर्मा द पेंटर ऑफ कॉलोनियल इंडिया. तो उन्होंने ये एग्जीबिशन करवाया है, जिसमें कि 19th सेंचुरी में यूरोप का, बर्मा का, देन तंजावुर पेंटिंग्स, ये सब वहाँ पर एग्जिबिट किया जाएगा अलॉन्ग विद दी राजा रवि वर्मा's डिफरेंट पेंटिंग्स. द आर्ट्स एक्सेसिबिलिटी. My intent is to make high-end art accessible to all the styles. My aim is to energize the beauty aesthetic art to flow from every homes. Having collected, तो उन्होंने ये सारे ही डेटा 1950 के बाद से बहुत सारे ऐसे यूनिक हम बोल सकते हैं आर्ट्स रखे हैं, जिसको वो एग्जिबिट करने वाले हैं रिसेंटली. तो उनका ये मानना है कि ये प्रोडक्ट्स जो अगर हमारे जो ये एग्जीबिशन है, अगर ये दिखाया जाएगा फॉर अ शॉर्ट टाइम ऑल्सो, बट पीपल विल कम टू नो कि इंडिया की कल्चर क्या है, इंडिया के पास कितनी ट्रेजर है जो उन्होंने प्रिजर्व करके रखा है, इंडिया ने अपनी आर्ट एंड कल्चर में क्या क्या चीज़ें रखती हैं. सो ये जो है वो हमारा ये लेप्रा इंडिया ट्रस्ट जो है, द लेप्रा इंडिया ट्रस्ट, उनके स्टूडेंट्स उसको पूरी डेकोरेट और सेल के लिए रखने वाले हैं. और यहाँ पर जो है अलग अलग रिसाइकल्ड प्रोडक्ट्स भी दिए जाएंगे, अगर किसी को लेना होगा तो दे कैन टेक, सो दैट एक तरह से अब हम बोल सकते हैं सेल्स के थ्रू वो चीज़ की जाएगी. रिसाइकलिंग इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द वर्क एंड एग्जीबिशन. वी आर एनकरेज टू यूज़ ऑल द दियाज दैट वर रिटर्न टू TLT फॉर रिसाइकलिंग. तो उन्होंने ये आर्ट वर्क के साथ ही दिवाली में एनवायरनमेंट के रिलेटेड भी एक अवेयरनेस लाने के लिए बात किया है कि जो दियाज वो लोग वहाँ पे देने वाले हैं, वो दिया कैसे बन रहा है. तो जो स्टूडेंट्स हैं LT के, वो लोग उसको रिसाइकल वे में बना रहे हैं एंड टू प्रमोट टू गिव द अवेयरनेस अबाउट दैट थिंग. उन्होंने इसको बेचने के लिए रखा है. उन्होंने यही बोला कि हमारा सिर्फ बोले तो सिर्फ आर्ट को लेके काम नहीं है, बट येस रिसाइकलिंग या फिर एनवायरनमेंट के बारे में भी लोगों को बताना है. ठीक है, राजा रवि वर्मा के बारे में अगर आप लोग को नहीं पता होगा, ही वॉज एन इंडियन पेंटर, ठीक है, एंड एन आर्टिस्ट, जिन्होंने इंडियन आर्ट वर्क या हिस्टोरिकल इंडियन आर्ट वर्क के लिए बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया गया है. ठीक है, उनके अगर मैं कुछ बताऊं, आप लोगों ने पता नहीं कभी सुना होगा कि नहीं. सो Raja Ravi Verma was an Indian painter and an artist. He is considered to be the greatest painter in the historical Indian contribution, and he has give उनको दूसरे नामों से भी बुलाया जाता है. इंडिया में पहले बुलाया जाता था, जैसे कि कोली तंपुरम बोला जाता है उनको, उनके वर्क्स की वजह से. ठीक है, सम ऑफ हिज फेमस वर्क जो ऑल ओवर आप लोगों ने भी कभी कभी नाम सुना होगा, जैसे शकुंतला हुआ. ठीक है, दैट वॉज वन ऑफ हिज वर्क. फिर नायर लेडी, आप लोग ने एक फ़ोटो देखा होगा जिसमें एक वुमेन जो है वो अपने बाल संवार रही हैं, बाल बना रही हैं, बाल को केयर कर रही हैं. सो वो भी उनकी ही पेंटिंग थी, नायर लेडी अडोरिंग हिज हेयर. ठीक है, ये भी उनका ही वर्क था. देन उसके साथ देयर कम्स पापा, द गैलेक्सी ऑफ म्यूजिशियन, ये सब उनके अलग अलग नोटेबल वर्क्स हैं राजा रवि वर्मा के. एंड उनको जो हमारे केसरी हिंद अवार्ड था उस टाइम पे जो दिया जाता था, वो भी उनको दिया गया है. और अगर राजा रवि वर्मा के बारे में बात करें तो ही वॉज फ्रॉम अ रॉयल फैमिली ऑफ ट्रावनकोर, जो आज के टाइम जिसको केरला बुलाया जाता है, तो उस टाइम वहाँ के वो रॉयल फैमिली के मेम्बर थे. और उन्होंने इंडिया की बात करें तो इंडिया के रिलेटेड उन्होंने बहुत काम किया. आप जब इंडिया हिस्ट्री पढ़ोगे, आप जब बालारामा वर्मा 3 के बारे में पढ़ोगे जो केरला के किंग्स थे, तो उसमें आप राजा रवि वर्मा का नाम सुनोगे कि उन्होंने क्या क्या काम किया है.
ठीक है। सो आप लोग मुझे बताएंगे कि ये जो केसरी हिंद के अलावा उनको और कौन से अवार्ड दिए गए हैं। केसरी हिंद के अलावा उनको और कौन से और एक दो अवार्ड्स उनको दिया गया है, तो यू विल फाइंड इट आउट एंड लेट मी नो इन दी कमेंट बॉक्स। सो आई होप सो आज का आर्टिकल आपको क्लियरली समझा होगा। इफ़ यू लाइक द वीडियो, डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।